बाबू जगदेव प्रसाद कुशवाहा ने नारा दिया था, 100 में 90 शोषित हैं, 90 भाग हमारा है। आज भी 100 में 90 शोषित ही हैं। देश के 90 भाग को यानी बहुसंख्यक आबादी को उनका हक अधिकार नहीं मिल सका है। हमारा देश भारत आज भी बेशक जाति व्यवस्था का गुलाम है। हमारा देश आज भी मनुवादी व्यवस्था के तहत ही संचालित होता है। बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने बड़ी कोशिश की थी देश में जाति के भेदभाव को खत्म करने की, जाति के उन्मूलन की। इसके लिए उन्होंने संविधान का सहारा लिया, सभी को समान अधिकार दिया, लेकिन इसे लागू करने वाले हमारे प्रतिनिधि, हमारी सरकारें जाति व्यवस्था से ऊपर उठकर सोच ही नहीं पाते। वे आज भी भारत में मनुवादी व्यवस्था को जिंदा रखना चाहते हैं और इसके लिए हर संभव प्रयास भी कर रहे हैं। ऐसा हमें इसलिए कहने को मजबूर होना पड़ रहा है क्योंकि हाल के दिनों में एक रिपोर्ट आई है जो बताती है कि आज भी निचली जातियां जाति व्यवस्था का दंश झेल रही हैं। आज भी ऊंची जाति के लोगों को ही सारी सुख सुविधाएं मिल रही हैं। मनुवादी व्यवस्था के तहत पहले संपत्ति का अधिकार केवल ऊंची जातियों को ही था। निचली जातियों को संपत्ति अर्जित करने से वंचित रखा जाता था। अगर वे किसी तरह संघर्ष करके संपत्ति अर्जित कर भी लेते थे तो उनके साथ जातीय हिंसा करके उनसे उनकी संपत्तियों को छीन लिया जाता था। आज भले ही जातीय हिंसा करना कानूनन अपराध हो, संपत्ति पर समान अधिकार की बात कही जाती हो, लेकिन बड़ी ही चालाकी से देश की लगभग पूरी संपत्तियों पर ऊंची जातियों ने ही कब्जा जमा रखा है। निचली जातियां आज भी संपत्ति की हिस्सेदारी से वंचित है। यह खुलासा वर्ल्ड इनइक्वालिटी लैब की एक रिपोर्ट के तहत हुआ है जो बताती है कि सवर्ण समाज यानी ऊंची जाति, जिनकी देश भर में आबादी मात्र 10 से 15% के करीब ही है, उनका देश के करीब 90% संपत्ति पर कब्जा है, यानी उनकी आबादी से करीब 6 से 7 गुना ज्यादा। वहीं दलितों की हिस्सेदारी देश की कुल संपत्तियों पर मात्र 2.5% के करीब ही है, जबकि उनकी आबादी कुछ 17 से 18% है, यानी उनकी आबादी से तकरीबन 6 से 7 गुना कम। वहीं जाति के आधार पर आधी आबादी यानी कि ओबीसी वर्ग, जिनकी जनसंख्या भारत में 52% से भी ज्यादा है, उनके पास देश की संपत्ति में 10% हिस्सा भी नहीं है, यानी उनकी आबादी से 5 से 6 गुना कम। जबकि जो अनुसूचित जनजाति हैं, जिनकी आबादी देश भर में तकरीबन 8 से 9% है, उनके पास तो न के बराबर संपत्ति है। ये जो रिपोर्ट है उसका संबंध मुख्यतः अरबपतियों से है, यानी वह अरबपतियों का संबंध जातियों से स्थापित करने की कोशिश करती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में 88% अरबपति ऊंची जाति से ताल्लुक रखते हैं, जबकि मात्र 9% अरबपति ओबीसी समुदाय से हैं। दलित समुदाय से अरबपतियों की संख्या मात्र 2.5% के करीब है, जबकि एक भी ट्राइबल अरबपति नहीं है। रिपोर्ट ये भी बताती है कि देश की 40% संपत्तियों में मात्र 1% लोगों का कब्जा है, जबकि देश की आधी आबादी की हिस्सेदारी मात्र 3% ही है। ये रिसर्च निश्चित रूप से सामाजिक आर्थिक असमानता को उजागर करती है। रिसर्च ये भी बताती है कि देश की कुल संपत्ति का बड़ा हिस्सा बहुत कम लोगों के पास है और इससे पता चलता है कि सामाजिक आर्थिक असमानता की जड़ें कितनी गहरी हैं। ये सर्वे दरअसल साल 2013 से लेकर 2022 के बीच की गई है, जिसकी रिपोर्ट इसी साल हाल के दिनों में ही जारी की गई। अगर इस पूरे दौर में संपत्ति की हिस्सेदारी पर नजर डालें तो पता चलता है कि साल 2013 में ऊंची जातियों के पास जो संपत्ति 80.3% थी, वह लगातार बढ़ती रही और साल 2022 तक आते आते वह 88.4% हो गई, यानी करीब 8% की बढ़ोतरी। वहीं ओबीसी वर्ग के पास साल 2013 के दौरान 17.8% संपत्ति थी, जो कि घटते घटते 9% पर आ गई, यानी सीधे 8.5% से भी ज्यादा की कमी। वहीं दलितों के पास साल 2013 में 1.8% संपत्ति में हिस्सेदारी थी, जो कि काफी धीमी गति से बढ़कर मात्र 2.6% तक ही पहुंच पाई है, यानी मात्र
0.8% की बढ़ोतरी, जो कि न के बराबर है। यहां गौर करने वाली बात यह है कि इस दौरान नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाली भाजपा की सरकार थी। रिपोर्ट भी यही दर्शाती है कि नरेंद्र मोदी के 2014 से 2022 के कार्यकाल के दौरान ओबीसी वर्ग की संपत्ति में हिस्सेदारी जो पहले 20% के करीब थी, वह 9% पर आ गई है, जबकि इस दौरान ऊंची जातियों की संपत्तियों में हिस्सेदारी 10% की दर से बढ़ी है। साल 2014 में अपर कास्ट के पास 78.1% संपत्ति थी, जो कि 2022 में बढ़कर 88.4% हो गई है। इसका मतलब है कि मोदी के कार्यकाल के दौरान ओबीसी वर्ग की संपत्ति की हिस्सेदारी में कटौती करके ऊंची जातियों को फायदा पहुंचाया गया। 10% का नुकसान जो ओबीसी वर्ग को हुआ, वही 10% का फायदा ऊंची जाति के तरफ शिफ्ट हो गया। यहां ओबीसी वर्ग पर हमारा फोकस इसलिए है क्योंकि मोदी जी खुद ही ओबीसी समुदाय से आते हैं। चुनाव के दौरान खुद को ओबीसी कहते रहे हैं, लेकिन उनके ही कार्यकाल में उनके ही वर्ग के लोगों को नुकसान झेलना पड़ रहा है। यानी जो इल्जाम भाजपा पर हमेशा से लगता आया है कि वह देश में वापस से मनुवादी व्यवस्था को लागू करना चाहती है, वह अब दिखाई भी देने लगा है। हमने पहले ही आपको बताया कि मनुवादी व्यवस्था के अनुसार संपत्तियों पर अधिकार ऊंची जातियों का है, निचली जातियों को संपत्ति का कोई अधिकार नहीं है। आज संविधान लागू है, इसके बावजूद हर संभव कोशिश की जा रही है मनुवादी व्यवस्था को कायम रखने की। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन ऐसा भी जरूर आएगा जब ऊंची जातियां पूरी की पूरी संपत्तियों पर अपना कब्जा जमा लेंगी। रिपोर्ट जारी करते हुए भी ये कहा गया कि भारत में अपर कास्ट ही एकमात्र ऐसा वर्ग है जिसने अपनी जनसंख्या की तुलना में कई गुना ज्यादा संपत्तियों पर कब्जा जमा रखा है। और भारतीय अरबपति काफी हद तक ऊंची जातियों का एक समूह है। आज आलम यह है कि अरबपति राज ब्रिटिश राज से बहुत अधिक शक्तिशाली हो गया है, इसके मुकाबले अधिक असमान भी। इसी का परिणाम है ऊंची जातियों के लोग संपन्न हैं, जबकि निचली जातियों को कुपोषण, अशिक्षा, गरीबी, स्वास्थ्य समस्याओं का सामना करना पड़ता है। भारत में ऐसी असमानता पर यह रिपोर्ट गंभीर सवाल खड़े करती है। यह भारत को दुनिया के सबसे असमान देशों की श्रेणी में शामिल करती है। और ऐसा केवल संपत्ति के मामले में नहीं है, ऐसा हर मामले में है, जैसे शिक्षा, रोजगार, राजनीति, कुल मिलाकर सभी सेक्टर में प्रतिनिधित्व के मामले में आज भी ऊंची जातियों का ही कब्जा है। और यही ऊंची जाति के लोग अपने लोगों को ही हर सेक्टर में लाने की हर संभव कोशिश करते रहते हैं। इसे समाप्त करने और समानता लाने के लिए क्या क्या उपाय है? क्या आरक्षण एक विकल्प हो सकता है? इस पर हम अपने आगे के वीडियो में चर्चा करेंगे। हम कोशिश करेंगे इसे एक सीरीज के जरिए समझाने की, जिसमें हर एक पहलू पर विस्तार से बातचीत किया जाएगा। विस्तार से इस पर हम अपनी सीरीज को लाने की कोशिश करेंगे। फिलहाल आपको ये जानकारी, हमारा विश्लेषण कैसा लगा, ये हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर अच्छी लगी हो तो इसे जरूर से लाइक और शेयर करें। हमारे चैनल लोकतंत्र 19 को फेसबुक पर फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब करना ना भूलें। फिलहाल लेते हैं अलविदा। जोहार।